नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का स्पेशल नेवी और एयरफोर्स के लिए कुचामन डिफेंस एकेडमी द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम। देखिए, आप सभी चिर परिचित हैं। द्विपद प्रमेय का मतलब है इसमें हमारे पास दो पद होते हैं। यदि दो से ज़्यादा पद है तो हम उसको दो पदों में कन्वर्ट करेंगे और द्विपद प्रमेय के लिए प्रसार का जो सूत्र है वो लगाएंगे। जैसे अपन छोटी क्लासों से स्टार्ट करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी की होल क्यूब, a माइनस बी की होल क्यूब। इन सभी के फॉर्मूले आप जानते हैं। इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका लिखा जाता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला रहता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। और इसका फार्मूला रहता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी की क्यूब। यहाँ तक के सूत्र तो हम याद कर सकते हैं, पर यदि घात हो जाए जैसे a प्लस बी की पावर 6 का प्रसार ज्ञात करो, तब सामान्य तरीका तो हुआ कि मुझे जैसे a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला आता है तो उसका मैं a प्लस बी की होल क्यूब से ही क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, यानी इस टर्म को इसी टर्म के साथ में गुणा कर दे तो इसकी होल पावर 6 निकले, परंतु उसमें समय अधिक लगता है। द्विपद प्रमेय एक ऐसी प्रमेय है जिसमें एक और एक दो, यहाँ दो पद हैं, इसकी घात कितनी भी दे दी जाए उसका प्रसार डायरेक्ट ही एक लाइन में हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हम उसी विधि को जानेंगे जिसमें दो पदों के मध्य यदि प्लस अथवा माइनस का चिन्ह हो और उसकी घात कितनी भी दे दी जाए तो उसका प्रसार किस प्रकार किया जाता है, उसका फॉर्मूला किस प्रकार तैयार किया जाता है, वह इस द्विपद प्रमेय से संभव है। तो देखिएगा, अब हम इसके प्रसार का सूत्र लिखते हैं और इसकी जो विशेषताएं हैं उन्हें भी जरा ध्यान में रखेंगे। पहले हम दो पद a और b दोनों के योग की घात n, a प्लस बी की होल पावर n का प्रसार लिखते हैं। सबसे पहले प्रसार में द्विपद गुणांकों का प्रयोग किया जाता है। घात n हो तो nc0 प्रथम द्विपद गुणांक रहता है। अगला गुणांक होता है nc1, अगला रहता है nc2। ऐसे ये प्रसार में द्विपद गुणांक चलते रहेंगे और अंतिम द्विपद गुणांक रहेगा NCN। अब हमें देखना होता है इसके मध्य का चिन्ह। अगर मध्य में प्लस है तो सभी पद इसमें किसके चलते हैं, प्लस के। तो सबके आगे हम यहाँ क्या लगा देंगे, प्लस प्रयुक्त कर देते हैं। अगर यहाँ माइनस होता है तो पहला प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, एकांतर क्रम में चलाते चले जाते हैं। अब प्रथम पद यहां पर a है, इसकी घात हमें पूरी द्विपद की दी गई घात n के बराबर लिखनी होती है। तो यहां a की पावर कितनी हो जाती है, n। प्रथम पद में प्रथम पद की घात दिए द्विपद की घात n के बराबर होती है। फिर अगले पद में इससे एक कम, अगले पद में उससे एक और कम, एक एक करके ये घटती चली जाएगी। मतलब यहाँ a की पावर हो जाएगी, अभी n है, एक कम करेंगे तो n-1, यहाँ पर फिर n-2। अब अंत में क्या आएगा तो उतना सोचने की हमें जरूरत ही नहीं। अगर हम इसको गौर से देखें तो a की घात बनी क्या, n में से 0 को घटाओ तो कितना बचा, n। यहाँ n में से देखो 1 को घटाओ तो n-1, यहाँ n में से 2 को घटाएं तो n-2। मतलब ऊपर वाले मान में से इस नीचे वाले मान को घटा दें तो वही इस a की यानी प्रथम पद की घात बन जाती है। तो यहाँ a की घात हो जाएगी n-n अर्थात 0। अब यहाँ पर हम अंतिम पद को देखेंगे। अंतिम पद है b, तो इसका अंतिम पद में घात पूरी n के बराबर लगा दी जाएगी। मतलब यहाँ b की पावर कितनी हो जाएगी, n। अब देखिएगा इस पद को गौर से कि इसमें जो दोनों पद प्रयुक्त किए गए हैं a और b, तो इस पद में देखिए a और b दोनों की घातों का योग कितना रहा, n और 0 का योग हुआ n, मतलब द्विपद की घात के बराबर। अर्थात किसी भी द्विपद प्रमेय में प्रयुक्त दोनों पदों के घातों का योग सदैव दिए गए द्विपद की घात
n के बराबर होता है। तो अब देखिएगा अंतिम पद में b की घात कितनी हुई n, तो यहां पर b की घात कितनी होनी चाहिए? अभी हमने जाना कि इसकी घात और इसकी घात का योग कितना रहना चाहिए, दिए द्विपद की घात n के बराबर। तो ये n से अभी 2 कम है, तो b की घात यदि प्लस की 2 हो तो जब 2 और 2 कैंसिल हो जाएगी और द्विपद की घात n हमारे पास क्या आ जाएगी, बराबर। तो यहाँ b की घात 2, यहाँ फिर b की घात 1 और यहाँ b की घात 0, अर्थात b की घात वही लगती है जो यहाँ पर पैरों में मान होता है। तो अब देखिए इसी को कहा जाता है द्विपद प्रमेय के प्रसार का पहला पद, फर्स्ट टर्म, और ये हो जाती है दूसरा पद, तो टर्म सेकंड, और ये है हमारे पास टर्म थर्ड। तो ये कौन सा पद हुआ, इसको देखेंगे हम कि जब यहाँ 1 है तो यहाँ 0 है, मतलब 1 कम है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, मतलब 1 कम है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, 1 कम है। इसका मतलब जो मान यहाँ पैरों में उससे 1 ज्यादा होता है पद की संख्या। तो यहाँ पर मेरे पास n है तो इसमें पदों की संख्या होगी n+1, मतलब द्विपद प्रमेय के प्रसार में पदों की कुल संख्या द्विपद की घात से 1 अधिक होती है। अब देखिएगा ये तो था a + b की होल पावर n का प्रसार। इसमें जो आगे ये पद प्रयुक्त किए गए हैं nc0, nc1, nc2 से लेकर ncn तक, इन्हें द्विपद गुणांक कहा जाता है, बाइनोमियल कोफिशिएंट कहते हैं। तो इनको सामान्यतः देखो कैसे लिखेंगे, nc0, nc1, nc2 डैश 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 ncn को द्विपद गुणांक कहते हैं, को हम क्या कहते हैं, द्विपद गुणांक कहते हैं। इन्हें प्रायः सभी में n का मान तो समान रहेगा, क्योंकि जो द्विपद की घात होगी ऊपर वही मान लगा देना है। तो वो कहते हैं कि n को हटा दो, तो सीधा इसको डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, c0, c1, c2, डैश 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 cn से भी इनको लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। इन्हें c0, c1, c2 डैश 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 cn से भी लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिएगा अपनी जो परीक्षा होती है डिफेंस, उसमें पदों को किस प्रकार से लिखा जाता है। जरूरी नहीं nc0 को c0 ही लिखा जाए। तो हमने जब क्रमचय संचय पढ़ेंगे, क्रमचय एवं संचय, वहां हम पाएंगे क्रमचय यानी परम्यूटेशन एंड संचय माने कॉम्बिनेशन। क्रमचय यानी परम्यूटेशन के लिए पद प्रयुक्त किया जाता है p, और संचय के लिए पद प्रयुक्त किया जाता है c, जो यहां पर प्रयुक्त हो रहा है। क्रमचय में हम ऊपर लिखते हैं NPR, यहां भी लिखा जाता है NCR। NPR का अर्थ होता है n वस्तुओं में से कुछ r वस्तुओं को लेकर के बनाए गए क्रमचयों की संख्या। यहां होता है n वस्तुओं में से, यानी दी गई प्रदान की गई n वस्तुओं में से कुछ r वस्तुओं को लेकर बनाए गए संचयों की संख्या। अब इसी को हम देखो, संचय को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं CR यहां, परंतु यहां पर इसको PR ना लिख करके हम क्या लिखते हैं, P ब्रैकेट में ऊपर वाला मान N, नीचे पैरों वाला मान N, R। तो संचय को भी ऐसे लिखा जाता है, बाहर कॉम्बिनेशन यानी C, ऊपर वाला मान N और यहां लिखा जाएगा R। अब इसको भी क्या पढ़ेंगे, N वस्तुओं में से R वस्तुओं को लेकर बनाए गए कॉम्बिनेशंस की संख्या यानी संचयों की संख्या NCR। और इसको इस प्रकार से ब्रैकेट में भी लिखा जाता है, ऊपर N नीचे R, तब C भी प्रयुक्त नहीं करते। तो इनको लिखने के कई तरीके रहते हैं। तो अगर यूं ब्रैकेट में आ जाता है तो भी ये NCR है, अगर C बाहर करके N, R कर दे तो भी ये NCR है, और अगर ऊपर N नहीं लगाया तो इसको हम डायरेक्ट CR तो पढ़ेंगे, पर ऊपर मान हमेशा N ही पढ़ा जाएगा, और ये NCR है ही। तो अब चलिए आगे। अब द्विपद प्रमेय की दूसरी प्रमेय, इसकी एक ही प्रमेय है वैसे,
पर दूसरी प्रमेय मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी मैंने प्लस के चिन्ह को प्रयोग में लिया है, अगर मैं माइनस का चिन्ह लगा दूं तो इसका देखो प्रमेय किस प्रकार बनती है। a प्लस बी की पावर n का प्रसार आपने सभी ने देख लिया। अब प्लस के स्थान पर क्या कर दिया जावे, माइनस। प्लस के स्थान पर यहां मैंने क्या कर लिया है, माइनस। तो उसी को मैं कह रहा हूं कि इसकी ये दूसरी प्रमेय बन गई। तरीका वही, सबसे पहले मैं लिखूंगा NC0 यानी द्विपद गुणांक, अगली बार NC1, अगली बार NC2 और अंत में लगा देंगे NCN। मध्य में माइनस है तो बस प्रथम पद प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, और ऐसे डैश 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 ये चलता चला जाएगा अनंत पदों तक। अब अंतिम पद में प्लस का पद आएगा या माइनस का, तो वो हम यहीं से देखेंगे। देखिएगा यहां पर मैं लिखता हूं -1 की पावर n, मैंने लिख दिया। n का मतलब है नीचे वाला मान मैं ले रहा हूं। अगर ये वाला मान देखिए, जब जैसे यहां पर 0 है तो यहां पर 0 लगाएंगे तो -1 की पावर 0 किसकी हो जाएगी, प्लस की। इसलिए ये पद तो रह गया प्लस का। यहां भी देखिए बाहर प्लस ही होता है, पर -1 की पावर लगानी कौन सी है, जो पैरों में है। पैरों में कितना है, 1। तो -1 की पावर जब 1 लेंगे तो माइनस का मान आ जाता है, इसलिए यहां माइनस का कर देते हैं। फिर यहां देखिए यहां प्लस क्यों आया, -1 की पावर पैरों में कितनी है, 2। तो -1 का वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का। इसलिए ये पद भी कैसा लिखा जाता है, धनात्मक। तो हमने यहां देखा कि यहां पर मुझे -1 की पावर क्या करनी पड़ेगी, जो पैरों में मान रहेगा। पैरों में मान n है तो मैं यहां n कर दूंगा। यदि ये n विषम है तो ये पद माइनस का हो जाएगा, यदि ये n सम है तो ये पद किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब तरीका वही, पहले पद 1 की पावर हमें पहले पद में पूरी लगानी है, मतलब दिए द्विपद की घात n के बराबर लिखनी है। फिर एक एक करके इसको एकांतर क्रम में मुझे घटते हुए ले जाना है। तो यहां 1 की पावर n-1, यहां 1 की पावर n-2 और अंत में 1 की पावर n में से n गया 0। अब दूसरा पद जो b होता है, अंतिम पद में उसकी घात दिए द्विपद की घात n के बराबर लिखनी होती है। तो यहां b की पावर n, यहां b की पावर 2, यहां b की पावर 1, यहां b की पावर 0। द्विपद प्रमेय के प्रसार के दोनों सूत्र आपके सामने आ गए। अब देखिएगा, अब इसी प्रसार को देखते हुए हम दोबारा से एक बार प्रसार लिखेंगे प्लस वाला, और इस द्विपद प्रमेय की विशेषताओं को नोट करेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या है। उन्हीं विशेषताओं पर प्रश्न बना दिया जाता है। तो देखिएगा, a प्लस बी की होल पावर n बराबर होती है NC0। अब यही मैं लगाता जाऊंगा, a की पावर n और b की पावर 0, प्लस में NC1, a की पावर n-1, b की पावर 1, प्लस NC2, a की पावर n-2, b की पावर 2, प्लस डैश 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 NCN, a की पावर 0 और b की पावर n। इसी सूत्र को द्विपद प्रमेय कहा जाता है। यानी कभी भी दो पदों के योग या उनके अंतर का प्रसार जिस सूत्र से किया जाता है वही सूत्र द्विपद प्रमेय कहलाता है। अब इसकी विशेषताएं, द्विपद प्रमेय की विशेषताएं, द्विपद प्रमेय की विशेषताएं। पहला पॉइंट इसमें सबसे पहले ये देखिए कि जो NC0, NC1, NC2 से लेकर NCN तक हमने प्रयुक्त किया, ये सभी कहलाते हैं बाइनोमियल कॉफिशिएंट यानी द्विपद गुणांक। तो अपन यहां लिखेंगे कि द्विपद प्रमेय के प्रसार में, द्विपद प्रमेय के प्रसार में प्रयुक्त NC0, NC1, NC2 डैश 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 NCN सभी द्विपद
गुणांक कहलाते हैं, सभी द्विपद गुणांक कहलाते हैं। इन्हें सामान्यतः C0, C1, C2 डैश 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 Cn से भी लिखा जाता है, से भी लिखा जाता है। इसका आपको सूत्र और बता देते हैं। देखिए NCR का फॉर्मूला क्या रहता है। NCR बराबर होता है ऊपर वाले पद का फैक्टोरियल बटे में नीचे वाले पद का फैक्टोरियल, और ऊपर वाले में से घटा दीजिए नीचे वाला पद, यानी n माइनस आर का फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल को इस प्रकार से भी लिखा जाता है कि n का फैक्टोरियल, ये भी फैक्टोरियल है, बटे में r का फैक्टोरियल, फिर पीछे है n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल को लिखने के दो तरीके होते हैं। एक तो इस प्रकार से हम फैक्टोरियल को प्रदर्शित कर सकते हैं, दूसरा हम इस प्रकार से फैक्टोरियल को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल द्वारा और समझ लेते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 10C3 का प्रसार कीजिए, तो देखिए इसका फॉर्मूला बनेगा फैक्टोरियल 10, यानी ऊपर वाले का फैक्टोरियल। आगे देखिए, जैसे मुझे 10C3 का मान ज्ञात करना है, तो मैं इसको लिखता हूं फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 10 में से 3 घटाएं तो बचेगा 7, यानी 10 माइनस 3। अब एक देखिएगा 10C7 की वैल्यू, यानी 10C3 का भी मान निकालने जा रहा हूं, 10C7 का निकालने जा रहा हूं, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, फैक्टोरियल 10 यानी ऊपर वाले का फैक्टोरियल बटे नीचे वाले का फैक्टोरियल यानी 7 का फैक्टोरियल, फिर ऊपर वाले में से घटाए नीचे वाले को, 10 में से 7 घटाए तो बना 3। देखिए दोनों मान समान है कि नहीं है, समान है ना, अर्थात 10C3 बराबर होता है 10C7 के। अब देखिएगा इसको और आगे कैसे खोलेंगे। 10 के फैक्टोरियल को लिखा जाएगा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा में 1 से लेकर 7 तक का गुणनफल और होगा, उसे हम क्या कहेंगे, फैक्टोरियल 7, बटे में है 3 का फैक्टोरियल, जिसको हम लिखेंगे 3 गुणा 2 गुणा 1। फिर आगे क्या पड़ा है मेरे पास, फैक्टोरियल 7, इसको फैक्टोरियल 7 ही लिख लेते हैं। तो ये देखिए कैंसिल आउट हो गया। मतलब 10C3 को हम डायरेक्ट किस प्रकार हल कर सकते हैं, 10 को उल्टी गिनती में 3 बार खोलना है, 10 गुणा 9 गुणा 8 बटे में 3 से स्टार्ट करना है जब तक 1 ना आ जाए, 3 2 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब यही जो पद है, बस अपने को इतना ही तरीका याद रखना है। एक तो ये चीज कि नीचे वाले इन दोनों मानों का योग इस घात n के अगर बराबर हो जाए तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि NCR बराबर होता है NC, जैसे 10C3 मतलब NCR, तो ये हो गया NC। इसको हम देखिए क्या लिखेंगे, 10 में से 3 घटाए 7 आ गया ना, तो ये हो गया n माइनस आर, मतलब NCR बराबर होता है NCN माइनस आर के, यानी इसमें से इसको घटा दीजिए n माइनस आर, ये बराबर होता है, मतलब 10C1 बराबर होगा 10C, 10 में से 1 घटा दो 9 के, कॉमा 10C2 बराबर रहेगा 10C, 10 में से 2 घटा दें 8 के। ऐसे ही 10C4 बराबर होगा 10C, 10 में से 4 घटा दें 6 के, 10C6 के। तो एक तो ये फॉर्मूला हमारे लिए उपयोगी है कि NCR बराबर होता है NCN माइनस आर के। अब आगे देखते हैं कि हमने पहली विशेषता में क्या पढ़ लिया कि कोई भी द्विपद प्रमेय में जो हम द्विपद गुणांक प्रयुक्त करते हैं, जिन्हें हम NC1, NC2, NC3, डैश 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 NCN तक लिखते हैं, उन सभी द्विपद गुणांकों को सामान्यतः n हटा दीजिए, C0, C1, C2, डैश 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 Cn से भी प्रदर्शित किया जाता है। सेकंड विशेषता देखिए कि द्विपद का जो प्रथम पद a है, यानी इसको मैं यूं लिखूंगा a प्लस बी की होल पावर n के प्रसार में
या फिर a माइनस बी की होल पावर n के प्रसार में प्रथम पद में, किसमें, इसके प्रसार के प्रथम पद में, प्रसार के प्रथम पद में a की घात, पहले पद में a की घात देखिए पूरी n होती है अर्थात द्विपद की घात के बराबर होती है। a की घात दिए द्विपद की घात n के बराबर होती है, n के बराबर होती है तथा आगे के क्रमागत पदों में, आगे के क्रमागत पदों में a की घात एक एक करके, देखिए यहां n है तो अगले पद में n-1, उससे अगले पद में n-2, अर्थात एक एक करके कम होती चली जाती है, यानी घटती चली जाती है, कम होती चली जाती है तथा प्रसार के अंतिम पद में, प्रसार के अंतिम पद में यह घात शून्य हो जाती है, यह घात शून्य हो जाती है। तो यह द्विपद प्रमेय के प्रसार की दूसरी विशेषता है कि a प्लस बी की होल पावर n हो, चाहे a माइनस बी की होल पावर n हो, उसका जब प्रसार करते हैं तो पहले पद में a की घात यानी प्रथम पद की घात दिए द्विपद की घात n के बराबर होती है, फिर आगे के पदों में यह क्रमागत रूप से एक एक करके कम होती चली जाती है, अर्थात घटती चली जाती है। अब हम इसकी अगली विशेषता पर बात करेंगे। तो इसकी अगली विशेषता देखिए इसके दूसरे पद पर डिपेंड करेगी, अर्थात b पर। b की घात आपको दिखाई दे रही है कि b की घात प्रथम पद में क्या होती है, शून्य, और फिर आगे के क्रमागत पदों में ये एक एक करके बढ़ती चली जाती है और अंतिम पद में ये घात किसके बराबर हो जाती है, द्विपद की घात n के बराबर हो जाती है। तो तीसरी विशेषता है कि a प्लस बी की होल पावर n के प्रसार में द्वितीय पद b की घात प्रसार के प्रथम पद में, प्रसार के प्रथम पद में शून्य होती है। कितनी होती है, शून्य होती है। तत्पश्चात क्रमागत पदों में b की घात एक एक करके बढ़ती चली जाती है, एक एक करके बढ़ती चली जाती है तथा अंतिम पद में b की घात दिए द्विपद की घात n के बराबर हो जाती है, n के बराबर हो जाती है। तो ये हुई हमारी तीसरी विशेषता। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि हमने क्या क्या बातें पढ़ी हैं द्विपद प्रमेय में। अब हम आते हैं अपने चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट कहता है कोई भी पद उठा लीजिए, जैसे मैंने ये पद उठाया, यहां आप प्रथम पद और द्वितीय पद की घातों का योग कीजिए। n-2 में आपने 2 को जोड़ा तो प्लस का 2 माइनस के 2 को क्या कर देगा, कैंसल आउट, तो बचेगा कितना मेरे पास यहां n। तो यहां लिखेंगे a प्लस बी की होल पावर n के प्रसार के प्रत्येक पद में, प्रसार के प्रत्येक पद में
ए तथा बी की घातों का योग, ए तथा बी की घातों का योग दिए द्विपद की घात, दिए द्विपद की घात n के बराबर होता है। देखिए यहां इन दोनों को जोड़िए, +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा तो भी n, यहां +2 -2 कैंसिल हो जाएगा तो भी n, यहां n+0 भी कितना n, यहां n+0 बराबर कितना n। मतलब प्रत्येक पद में a तथा b की घातों का योग दिए द्विपद की घात n के बराबर होता है। अब हम इसकी अगली विशेषता पर बात करें। अगली विशेषता देखिएगा, वो है इसका व्यापक पद। व्यापक पद इसका कैसे निकालेंगे और कौन सा माना जाएगा वो आप सभी ने पढ़ाई है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि ये तो है इसका प्रथम पद, इसको कहते हैं T1 प्रथम पद। ये है इसका द्वितीय पद यानी T2, ये है इसका तृतीय पद यानी T3, और ये होता है इसका n+1वां पद, क्योंकि द्विपद के प्रसार में कुल पदों की संख्या होती है घात जितनी भी है उससे एक अधिक। अगर यहां घात 10 है तो इसके प्रसार में 11 पद होंगे, यदि यहां घात 5 है तो प्रसार में पदों की संख्या 6 होगी। तो अब देखिएगा यहां घात n है तो प्रसार में कुल पदों की संख्या होगी n+1। गौर फरमाइएगा, इसके प्रसार में मुझे क्या ज्ञात करना है, व्यापक पद। तो अपन लिखते हैं माना a + b की होल पावर n, ये 5वां पॉइंट है हमारा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी से लगभग सारे प्रश्न इसके हल किए जाते हैं व्यापक पद से। माना a + b की होल पावर n के प्रसार का व्यापक पद कौन सा माना जाएगा। देखिए अंतिम पद को, हम यहां पर इसको आगे वाले पद को r नाम देते हैं। इसको r नाम देते हैं क्यों, क्योंकि यही तो मान नीचे पैरों में लगता है। जैसे यहां पर अगर इसको हम r+1 के रूप में लिखें तो इसको लिखा जाएगा 2+1, तो देखिए नीचे 2 है। इसको लिखा जाएगा 1+1, तो यहां देखिए 1 आ जाएगा। इसको लिखेंगे 0+1 तो ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब है इसके प्रसार का व्यापक पद माना, क्या माना मैंने, Tr+1वां पद है, Tr+1वां पद है। तो Tr+1, T मतलब टर्म यानी पद, कौन सा पद जी, R+1वां पद बराबर होगा। सबसे पहले आप इसको देखिए, अगर मैं इसको इस रूप में लिखूं कि जब R बराबर, देखिए इस वाले मान को अगर 0 कर दूं, 1 को मैं लिखूं 0+1, इस 2 को मैं लिखता हूं 1+1, इसको मैं लिखता हूं 2+1, ये मेरे पास है n+1। तो जो मान यहां आगे है वही देखो यहां पैरों में, तो NCR बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, NCR। इन दोनों को अगर घटा दिया जाए तो वो बनती है a की पावर, मतलब प्रथम पद की पावर यानी a की पावर हो जाएगी, इसमें से इसको घटा दीजिए n-r, और द्वितीय पद की पावर हो जाती है जो पैरों में मान है r। यही है इसके प्रसार का व्यापक पद। आप इसको चेक कर लीजिए, व्यापक पद वह पद होता है जिसमें ये r के मान आप बदल बदल कर रखें तो आपको हमेशा इसी सीरीज का पद प्राप्त होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मुझे तीसरा पद प्राप्त करना है तो मुझे r बराबर क्या रखना पड़ेगा, 2। तो r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखें तो पद कौन सा बनेगा, 2+1 यानी 3, और तीसरा पद है ये 2+1 वाला मान मेरे पास आना चाहिए, तभी ये इस प्रसार का क्या होगा, व्यापक पद होगा। तो ये कहलाएगा T, R की जगह कितना रखना है मुझे, 2, तो मैं लिखता हूं 2+1 बराबर NC, R की जगह 2, अब A की पावर n-r की जगह 2 और B की पावर r, r की जगह 2। देखिए ये वाला पद सेम बना कि नहीं बना, बन गया। अगर मैं r बराबर इसमें 1 रख लेता हूं, r बराबर 1 रख लेते हैं तो ये बनेगा T 1+1 बराबर NC, R की जगह 1, A की पावर n-1 और B की पावर 1।
देखिए 1 प्लस 1 यानी ये वाला पद यानी दूसरा पद nc1 a की पावर n-1 b की पावर 1। तो यानी ये वह सूत्र है जिसमें जैसे जैसे हम r के मान बदलेंगे तो हमें इसी a प्लस बी की होल पावर n के प्रसार के समस्त पद एक एक करके प्राप्त हो जाएंगे। अतः ऐसा सूत्र या ऐसा व्यंजक जिससे उस सीरीज के हमें सभी पद प्राप्त हो जाएं, वो उसका जनरल टर्म यानी व्यापक पद कहलाता है। तो ये तो थी हमारी द्विपद प्रमेय की विशेषताएं। अब देखिए द्विपद प्रमेय में जो द्विपद गुणांक प्रयुक्त किए थे उसको पास्कल त्रिभुज के नियम से ज्ञात किया जाता है। इनके मानों को डायरेक्ट याद रखने का तरीका है पास्कल का त्रिभुज नियम। देखिएगा मैं यहां क्या कह रहा हूं, छठवीं विशेषता है कि a प्लस बी की होल पावर n के प्रसार में प्रयुक्त द्विपद गुणांकों nc0, nc1, nc2 डैश 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 ncn तक के मान पास्कल त्रिभुज की सहायता से, पास्कल त्रिभुज के नियम से सरलता से ज्ञात किया जा सकता है, सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। कैसे ज्ञात किया जा सकता है जी? पास्कल त्रिभुज के नियम की सहायता से हम इसको सरलता से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब आइए हम जानेंगे द्विपद गुणांकों की विशेषताएं और उनके मान पास्कल त्रिभुज के नियम की सहायता से। तो देखते हैं, हमारा अगला पॉइंट रहेगा द्विपद गुणांकों nc0 से लेकर ncn तक के मान पास्कल त्रिभुज के नियम से ज्ञात करना और n के भिन्न भिन्न मानों पर हम इनको ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए पास्कल का त्रिभुज नियम क्या कहता है। तो इसके लिए मैं यहां पर देखिए ऐसे लाइन बना लेता हूं। यहां पर है पदों की संख्या, यहां पर मैं क्या लिखने जा रहा हूं, पदों की संख्या, और यहां आ जाएंगे द्विपद गुणांक, द्विपद गुणांक, और यहां हो जाएगी पदों की संख्या। सबसे पहले है n बराबर 0। किस पर देखना है मुझे? n बराबर 0 पर। आप कोई भी द्विपद लीजिए, जैसे मैंने लिया a प्लस बी, इस द्विपद की घात n, n मतलब इसका मान कर दीजिए 0। a प्लस बी की पावर 0, किसी की भी घात 0, उसका मान क्या होता है जी? 1। तो n बराबर 0 जब रखा गया द्विपद में, यानी घात उसकी 0 की गई, तो हमारे पास मान क्या प्राप्त होगा? 1। तो इसलिए पहला द्विपद गुणांक इसका क्या होता है? 1 होता है, जो मैं यहां मध्य में लिख लेता हूं। लिख लिया जी मैंने। अब इसके बाद मैं लेता हूं n बराबर 1 पर। जो मान प्राप्त हो गया उसके नीचे आपने एक त्रिभुज बना देना है, उल्टा त्रिभुज बना दिया मैंने। ये कोई दिक्कत नहीं, यही पास्कल का त्रिभुज नियम है, उसने त्रिभुजों का प्रयोग किया था। तो देखिएगा a प्लस बी, अब द्विपद की घात कितनी देनी है? 1। a प्लस बी की घात 1 हो तो ये क्या प्राप्त होगा अपने को? a प्लस बी। प्रथम पद a का गुणांक देखिए कितना है, यहां ये 1a है, मतलब इसका गुणांक 1 है, इसके गुणा में 1 लिख सकते हैं। ऐसे ही जिसके गुणा में कुछ नहीं लिखा वहां आप क्या लिख सकते हैं? 1। तो पहला गुणांक भी 1 हुआ और दूसरा गुणांक भी 1 हुआ, यानी n बराबर 1 पर इसके गुणांक होते हैं 1,1। तो यहां पर भी मैंने 1 लिखा, यहां पर भी मैंने 1 लिखा। अब मैं आता हूं n बराबर 2 पर। तो जो मान प्राप्त हुए हैं उसके नीचे आपने उल्टा त्रिभुज बना देना है। मैं यहां उल्टा त्रिभुज बना देता हूं। अब देखिए द्विपद की घात कितनी हो गई? 2। तो मैं यहां लिखूंगा a प्लस बी की घात 2 बराबर, देखिएगा इसको खोला जाता है a की घात 2 मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर, और हम ज़्यादातर कैसे लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तरीका नहीं लगाना, ये द्विपद का तरीका नहीं है। इसके द्वारा अगर गुणांक देखोगे तो आपको दिखेगा 1,1,2। गलत, ऐसे नहीं देखना, क्योंकि द्विपद प्रमेय के प्रसार में एक बात फिक्स थी कि प्रथम पद a की घात पहले पद में कितनी होनी चाहिए, द्विपद की घात n के बराबर। मतलब यहां द्विपद की घात 2 है तो a की पावर 2 जिस पद में आएगी वो पद हमारे लिए पहला पद होगा। फिर उसके बाद में इसकी घात एक एक करके कम करनी है। अब घात 2 की जगह घात कितनी कर दी गई, 1। तो देखिए उसमें a की घात 1 है और अंत में a गायब, मतलब a की घात 0। तो ये द्विपद प्रमेय द्वारा प्रसार है और ये हमको याद रखने का तरीका है। और सही प्रसार तो द्विपद प्रमेय द्वारा ये बनता है। इसमें गुणांक देखिएगा आप क्या बनेगा, इधर गुणांक है 1, इधर है 2 और इसके गुणा में हुआ 1, यानी 1 2 1। तो मैं कैसे लिख दूंगा यहां 1 2 1, ये मैंने लिख दिया। अब मैं आ जाता हूं n बराबर 3 पर। अब ये जो 3 मान मुझे प्राप्त हुए हैं, इन तीनों के नीचे मुझे त्रिभुज बना देना है। मैंने ये त्रिभुज बना लिया। अब मुझे सूत्र लिखना है a प्लस बी की घात 3। वैसे तो हम बोलते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, जिसको खोलते हैं तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। पर सही तरीका क्या कहता है कि पहले a की घात कितनी हो, 3 वाला पद लिखो, फिर उसके बाद a की घात 2 वाला पद, फिर उसके बाद घात 1 वाला पद, फिर उसके बाद घात 0 वाला पद। तो मैं इसको लिखूंगा a की घात 3 प्लस में 3 a की घात 2 और b प्लस में 3ab स्क्वायर प्लस b की क्यूब। पहले घात चेक कर लेना, a की घात 3 फिर घात 2 फिर घात 1 फिर घात 0 सही क्रम में है। तो इसका मतलब ये द्विपद प्रमेय का प्रसार है। तो यहां पर देखिएगा गुणा में 1 1 3 3 और 1, मेरे पास गुणांक आ गए 1 3 3 और 1। क्लियर हो गया। अब आ जाती हैं n बराबर 4 पर। अब मुझे n बराबर 4 बनाना, तो जो मान मुझे प्राप्त हुए हैं उसके नीचे मैं क्या बना दूंगा, यहां उल्टा त्रिभुज बना देता हूं। पास्कल के त्रिभुज नियम के लिए उल्टा त्रिभुज बना देते हैं। अब देखिएगा a प्लस बी की होल पावर 4, a प्लस बी की होल पावर 4। क्या आपको यह सूत्र आता है? मैंने ही याद नहीं कर रखा, तो आपसे भी उम्मीद मैं नहीं करूंगा कि आपने याद किया होगा। जिन्होंने याद किया उसके लिए अच्छा है, जिन्होंने नहीं किया, अब देखो अपन यहां पर क्या ट्रिक लगाएं कि हमें यह सारा सूत्र अपने आप बन जाए। सबसे पहले मुझे चाहिए होता है द्विपद गुणांक। द्विपद गुणांक सबको मैं गौर से नजर डालता हूं, चाहे n का मान 0 है, चाहे 1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है। पहला द्विपद गुणांक हमेशा क्या होगा, 1। अंतिम द्विपद गुणांक हमेशा क्या होगा, 1। तो n का मान चाहे कुछ भी हो जाए, पहले द्विपद गुणांक का मान 1 होगा और अंतिम द्विपद गुणांक का मान 1 होगा। और क्यों होता है वो आपको मालूम है, पहला द्विपद गुणांक हमेशा होता है NC0 और अंतिम द्विपद गुणांक होता है NCN। NC0 देखिए बराबर होता है NCN के या नहीं, तो हमें इतना ही चेक करना कि इन दोनों का जोड़ अगर इसके बराबर है तो ये समान होगा। तो यहां देखिए n प्लस 0 बराबर n, इसका मतलब ये मान समान आएगा। अब NC0 को खोल लो, चाहे इसका सूत्र लगा लो, हमारे पास उत्तर आ जाएगा। NC0 का क्या फॉर्मूला होता है, ऊपर वाले का फैक्टोरियल मतलब n का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल मतलब 0 का फैक्टोरियल। अब ऊपर वाले में से घटा लीजिए नीचे वाला, मतलब n माइनस 0। n में से 0 घटाएंगे तो ये n ही बच जाएगा। फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n काटेंगे तो बचेगा 1। फैक्टोरियल 0 का मान भी कितना होता है, 1। तो 1/1 बराबर 1। इसलिए चूंकि पहला द्विपद गुणांक NC0 बनता है, अंतिम द्विपद गुणांक NCN बनता है, तो इनका मान किसके बराबर होता है, सदैव 1 के। तो पहली बात क्लियर हुई कि चाहे n का मान कुछ भी कर लो, पहला द्विपद गुणांक और अंतिम द्विपद गुणांक ये हमेशा 1 ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पर। अब देखिएगा, इसके बाद हम गौर करते हैं, किसी भी त्रिभुज के नीचे जो रकम लिखी गई है, किसी भी त्रिभुज के नीचे जो रकम लिखी गई, यही पास्कल का त्रिभुज नियम है, वो इस त्रिभुज के दाएं और बाएं अंकों का योग होती है। जैसे यहां 2 क्यों आया कि इसके ऊपर जो ये त्रिभुज है, इसके दाएं और बाएं का योग कीजिए, 1 और 1 2, इसलिए इस कारण यहां क्या आया, 2। जैसे यहां 3 क्यों आ रहा है, इससे ऊपर जो त्रिभुज है इसके दाएं बाएं का योग कीजिए, 1 और 2 3,
यहां पर देखिए इस त्रिभुज के नीचे 3 क्यों आया, 2 और 1 3। अब इस त्रिभुज के ऊपर देखिए यहां पर दाएं और बाएं का योग बन ही नहीं रहा, तो वो तो अंतिम गुणांक हो जाएगा मेरे पास कितना, 1। पहला और अंतिम गुणांक तो हमेशा क्या करना है मुझे, 1। अब देखिए यहां क्या लिखना है, तो ये नियम क्या बता रहा है, दाएं और बाएं का जोड़ कर लीजिए, 3 और 1 4 लिख दीजिए। यहां देखिए क्या लिखना है, दाएं और बाएं का जोड़ कर लीजिए, 3 और 3 6 बन जाएगा। यहां देखिए क्या लिखना है, 3 और 1 4 बन जाएगा। तो इसका मतलब जरा गौर से देखें, दूसरा द्विपद गुणांक आगे से दूसरा और अंत से दूसरा, दोनों द्विपद गुणांकों का मान कितना आया, जितनी द्विपद की घात होती है। इसको देखिए, आगे से दूसरा और पीछे से दूसरा, दोनों द्विपद गुणांक 3 है। 3 क्यों है, क्योंकि द्विपद की घात कितनी है, 3 है। इसका मतलब है देखिए, ये तो होता है NC0, ये बनता है NC1, लास्ट में होता है NCN, तो उससे पहले होता है NCN-1, मतलब NC1 ये दूसरा द्विपद गुणांक होता है, जो बराबर होता है NC, इसमें से इसको घटा दीजिए N-1 के। NC1 बराबर होता है किसके, NCN-1 के। अब देखिए इसका फॉर्मूला खोलते हैं, ऊपर वाले का फैक्टोरियल बटे नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाले में से घटा दीजिए नीचे वाला, मतलब N-1 का फैक्टोरियल। अब जैसे ही आपको मालूम है एक सूत्र कि अगर फैक्टोरियल में से n को मैं बाहर निकालूं तो अंदर एक कम फैक्टोरियल हो जाता है। जैसे आप फैक्टोरियल 5 लिखिए, इसको मैं लिख सकता हूं 5 × 4 × 3 × 2 × 1 लिख सकते हैं। मैं कह रहा हूं फैक्टोरियल 5 के अंदर देखिए क्या है, 5 है। इस 5 को अगर मैं बाहर कर दूं तो पीछे क्या बचेगा, देखिए 5 अगर छोड़ दें तो पीछे क्या बनता है, 4 तक का गुणनफल, जिसे कहा जाएगा फैक्टोरियल 4। फिर देखिए फैक्टोरियल 5 बराबर 5 तो है, मैंने कहा इस 4 को और बाहर निकाल दीजिए। 4 को बाहर निकालें तो पीछे क्या बचेगा, 1 से 3 तक का गुणनफल, अर्थात फैक्टोरियल 3। तो कहने का मतलब है इससे एक सूत्र बन जाता है कि n का फैक्टोरियल हो तो अगर इस n को बाहर निकाल दिया जाए तो पीछे क्या बचता है, एक कम का फैक्टोरियल। जितना भी मान अंदर है उससे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसीलिए देखिए मैं यहां पर इस सूत्र में क्या करता हूं, यहां हम n को बाहर निकालते हैं तो अंदर N-1 का फैक्टोरियल बचेगा, बटे में 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1, और नीचे मेरे पास क्या पड़ा है, N-1 का फैक्टोरियल। इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो देखिए आंसर क्या बना, n/1 बोले तो n। इस कारण से ये दूसरा द्विपद गुणांक है आगे से और ये है दूसरा द्विपद गुणांक पीछे से। आगे से दूसरा द्विपद गुणांक और पीछे से दूसरा द्विपद गुणांक, यानी प्रारंभ से तथा अंत से दूसरा द्विपद गुणांक सदैव द्विपद की घात n के क्या होता है, बराबर होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये पास्कल त्रिभुज का नियम भी समझ में आया होगा। इस नियम में केवल एक ही बात याद रखनी होती है कि पहला और अंतिम द्विपद गुणांक हमेशा क्या होता है, 1 1। जितना n का मान है, जैसे n का मान 3 है तो द्विपद गुणांकों की संख्या उससे 1 ज्यादा, क्योंकि द्विपद गुणांक पद के बराबर होते हैं, 1 2 3 4। अगर n का मान 4 है तो 1 2 3 4 5। जितना n का मान होता है, जितनी द्विपद की घात होती है, द्विपद गुणांक उससे 1 अधिक रहता है। पहला द्विपद गुणांक सदैव 1 होता है तथा अंतिम द्विपद गुणांक भी सदैव कितना होता है, 1 होता है। और किसी भी त्रिभुज के नीचे वाला द्विपद गुणांक ज्ञात करना हो तो उस त्रिभुज के दाएं और बाएं के संख्यात्मक मानों को जोड़ लीजिए, उनका योग ही नीचे वाला द्विपद गुणांक बन जाता है। जैसे यहां 6 क्यों बन रहा है, क्योंकि इससे ऊपर देखिए ये भी 3 है, ये भी 3 है, 3 और 3 कितना हो जाता है, 6। अगर आपको ये नियम भी याद नहीं रखना तो आपको क्या ज्ञात करना है, गौर से देखिए। यहां n का मान क्या है, 0, तो ये कहलाता है 0C0। ये किसका मान है, 0C0। अब देखिए ये वाला जो मान है, यहां पर n का मान 1 हो गया। अगर n का मान है तो द्विपद गुणांक क्या बनेंगे, NC0 और NC1, मतलब 1C0 और ये बनेगा 1C1। अब देखिएगा इसको, यहां n का मान 2 है तो ये तो हो गया 2C0, ये हो गया 2C1, ये हो गया 2C2, मतलब इसको 2C0 कहेंगे, इसको 2C1 कहेंगे, इसको हम 2C2 कहते हैं। अब n का मान 3 है तो इसको हम कहेंगे 3C0, ये कहलाएगा 3C1, ये कहलाएगा 3C2,
ये कहलाएगा 3C3। n का मान 4 है तो ये कहलाएगा 4C0, ये होगा 4C1, ये होगा मेरे पास 4C2, ये बनेगा 4C3 और लास्ट वाला बनेगा 4C4। तो अब देखिए, अगर जिसको डायरेक्ट ही निकालना पड़ जाए कि भाई 4C2 का मान क्या होगा, 4C2 बराबर 4 को 2 बारी खोल दीजिए उल्टी गिनती में, तो 4 इंटू अगली बार पड़ेगा 3 और नीचे 2 से स्टार्ट हो जाइए, जब तक 1 ना आ जाए तब तक लिखते रहिए। 2 गुना में 1, 1 आ गया। अब देखिए काटिए, 2 दूनी 4, अब इनका गुणनफल 3 दूनी 6 बटे में 1 का कोई मतलब नहीं, तो इसका मान कितना हो गया 6। ये 4C2 डायरेक्ट सूत्र से भी हम निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आई होगी कि पहला द्विपद गुणांक होता है NC0, n का जो भी मान, अगर 4 है तो ये 4C0 है। अगला NC1 मतलब 4C1 है, पैरों में लिखेंगे हम इसको। ये 4C2, 4C3, 4C4 मतलब NCN पर मुझे खत्म कर देना है। अतः द्विपद गुणांकों की संख्या द्विपद की घात से एक अधिक होती है। किसी भी द्विपद प्रमेय का जब प्रसार करते हैं उसमें द्विपद की घात जितनी भी होगी उससे एक अधिक द्विपद गुणांक होंगे। विशेषता और देखिएगा, पहला द्विपद गुणांक यदि 1 है तो अंतिम द्विपद गुणांक भी कितना है, 1 है। आगे से दूसरा 4 है तो पीछे से दूसरा भी 4 होगा। फिर अभी मैं इसको और बड़ा करूंगा क्योंकि ये तो केवल पास्कल का त्रिभुज नियम समझाना था। क्या हम इतना कुछ लिखेंगे? हम वहां पास्कल त्रिभुज नियम बनाने बैठेंगे तो हमें थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। इसकी कोई और एक शॉर्ट रचना कर ली जाए जिससे ये हमें कम समय में याद रह जाए। तो देखिएगा, इसके लिए हम चलते हैं आगे। इसी पास्कल के त्रिभुज नियम से जो गुणांक ज्ञात किए गए हैं, जो प्राप्त होते हैं, क्या उनको हम एक साधारण तरीके से भी याद रख सकते हैं? तो देखिएगा, इसके लिए हम क्या करते हैं। अब मैं n बराबर 0 पर द्विपद गुणांक 1 शुरू में ही लिख लेता हूं। n बराबर 1 पर आपको याद ही है, अभी हमने निकाला था 1 और 1। n बराबर 2 का भी याद है, 1 2 1। n बराबर 3 का भी याद है, 1 3 3 1। ऐसे ये 3 4 याद कर लीजिए शुरू के, आगे अपने आप बनते चले जाएंगे। जैसे मैंने लिखा n बराबर 4, हम देख रहे हैं कि पहला गुणांक हमेशा कितना आता है, 1 लगा दिया। अब आगे क्या होता है, 1 और 2 3 बन गया, 2 और 1 3 बन गया, इधर कुछ नहीं है तो 0 हो गया, 1 और 0 1। ठीक है, तो देखिएगा 1 और 3 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4, 1 और 0 1, ऐसे याद रख लीजिए। जहां कुछ नहीं आगे वहां पर 0 कहेंगे और वहीं पर हमें इसको खत्म करना है। n बराबर 5 पर देखिएगा, 1 तो लगा नहीं है पहला पद। अब 1 और 4 5, 4 और 6 10, 6 और 4 10, 4 और 1 5, 1 और आगे कुछ नहीं है तो 0, 1 और 0 1। फिर n बराबर 6 का लिख लेते हैं, 1 5 और 1 6, 5 और 10 15, 10 और 10 20, 10 और 5 15, 5 और 1 6, 1 और आगे कुछ नहीं है तो 0, 1 और 0 1। इस प्रकार हमने लिख लिया। n बराबर 7 पर लिख लेते हैं, पहला 1 और 6 7, 15 और 6 21, 15 और 20 35, 20 और 15 35, 15 और 6 21, 6 और 1 7, 1 का 1। अब यहां से देखो हर चीज समझ में आ जाएगी। सबसे बड़े वाले पॉइंट हम n बराबर 7 को ले लेते हैं कि पहला द्विपद गुणांक और अंतिम द्विपद गुणांक का मान हमेशा कितना है, NC0 और NCN बराबर होता है 1 के। आगे से दूसरा पीछे से दूसरा द्विपद गुणांक दिए द्विपद की घात n बराबर 7 मान है तो 7 के बराबर होगा, मतलब NC1 और ये होता है NCN-1 बराबर रहता है n के अर्थात 7 के। इसमें 6 है तो यहाँ 6 रहेगा, इसमें 5 है तो यहाँ 5 रहेगा। और देखिए आगे से तीसरा 21 है तो पीछे से तीसरा भी कितना होगा, 21। मतलब प्रारंभ से और अंत से समदूरस्थ गुणांक, समदूरस्थ मतलब समान दूरी के गुणांक, कि जैसे आगे से तीसरा तो पीछे से तीसरा, आगे से पांचवा तो पीछे से पांचवा, ये गुणांक हमेशा क्या होते हैं, समान रहते हैं, क्योंकि NCR बराबर होता है NCN-R के। तो अब देखिएगा इसमें सबसे बड़ा द्विपद गुणांक कौन सा होता है, मध्य पद का।
अगर घात सम संख्या है तो पदों की संख्या उससे एक अधिक होगी, अर्थात पदों की संख्या विषम होगी। विषम में आधे पद इधर और आधे पद उधर छोड़ देंगे तो एक पद बीच में बचेगा, तो एक ही द्विपद गुणांक होगा जो सबसे बड़ा होगा। जैसे n बराबर 6 पर देखिए पदों की संख्या इसमें 7 होगी, 1 2 3 4 5 6 7। 7 में देखिएगा 3 पद इधर छूट जाएंगे आगे और 3 पद कहां छूट जाएंगे, पीछे के छोड़ दीजिए। तब मध्य का जो पद बचेगा वही महत्तम द्विपद गुणांक होगा। तो महत्तम द्विपद गुणांक सदैव किसका होता है, मध्य पद का होता है। n बराबर 7 की बात करें तो इसमें पदों की संख्या क्या होगी, सम सम होगी। जैसे इसमें पद है 8 तो देखिए एक इधर से छुपाइए, एक इधर से छुपाइए, मतलब एक यहां से कैंसिल कर दीजिए, एक यहां से कैंसिल कर दीजिए। 7 यहां से काट दीजिए, 7 यहां से काट दीजिए, आगे से 21 काट दीजिए तो पीछे से भी 21 काट दीजिए। अब अगर 35 काटूंगा तो ये 35 भी कट जाएगा। इसलिए यहां पर जो मध्य में 2 पद बचते हैं वही दोनों महत्तम द्विपद गुणांक होते हैं। तो इसका मतलब है यदि n का मान विषम है, जैसे n बराबर 7 है या n बराबर 5 है, तो देखिए महत्तम द्विपद गुणांक ये 2 हो गए। n बराबर 3 है तो महत्तम द्विपद गुणांक ये हो गए। अगर n का मान विषम है तो पदों की संख्या सम होगी। जब पद सम होंगे तो मध्य के पद होंगे 2। दोनों मध्य पदों के द्विपद गुणांक हमेशा महत्तम द्विपद गुणांक होंगे। और वो अपने पास में देखिए कैसे निकालना है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। ये होता है 7c0, ये होता है 7c1, ये होता है 7c2, तो ये होता है 7c3 और ये होगा 7c4। मतलब n बराबर 7 है तो 7c3 बराबर होगा 7c4। फार्मूला भी है हमारे पास में और इसका मान ही सबसे अधिक होगा। अब इसको ज्ञात करने का तरीका कैसे है कि अपन n बराबर 7, अगर 7 में से 1 घटा लें और 2 का भाग दें, क्योंकि देखो 7 में तो 2 का भाग जाता नहीं, विषम संख्या में 2 का भाग नहीं जाता। या तो 1 कम करके घटा लो या फिर 1 जोड़ करके घटा लो। मैं 1 कम करके घटाता हूं तो 7 में से 1 गया 6, 6 बटा 2 यानी 3, तो 7c3 महत्तम होगा। जैसे अब 7 है, अब इसको 1 बढ़ा करके 2 का भाग दे लो, 7 और 1 8 बटा 2 करेंगे तो भी 4, मतलब ये 7c4 भी इसका महत्तम द्विपद गुणांक होगा। तो अगर कोई आपसे कहे n बराबर 15 के लिए महत्तम द्विपद गुणांक बताइए, तो 1 कम करके 2 का भाग दे लीजिए और 1 अधिक करके 2 का भाग दे लीजिए, दोनों के मान समान आएंगे। 15 में से कम किया 14, 14 को आधा कर लो 7, तो एक तो होगा 15c7 और ये 15c7 सीधे ही बराबर होता है किसके, 15c7 और 8 15 बनता है, यानी इसको 1 बढ़ाएंगे तो 16 बटा 2 यानी 8। तो उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक और इसकी विशेषता है वो हम यहीं जान लेते हैं। वो क्या है कि मुझे इन सब का योग करना है। देखिएगा इसमें एक ही द्विपद गुणांक है, इसका मान जब योग करेंगे तो 1 रहेगा। यहां 1 और 1 2 कितना होगा, 1 और 1 हो जाएगा 2। यहां 1 और 1 2 और 2 4, 4 मतलब अब इसको देखिएगा गौर से, मैं बाद में क्या लिखने वाला हूं। अब आते हैं यहां 1 और 1 2, 2 और 3 6, 2 और 3 5, 5 और 3 हो जाएगा 8। बाद में देखेंगे इसको क्या लिखेंगे। यहां देखिएगा 1 और 1 2, 4 6, 4 10 और 6 16, यहां लिख लेते हैं। यहां देखते हैं 1 5 और 1 6, 6 और 10 16, 16 और 10 26, 26 और 5 31 और 1 32। यहां देखिए 1 और 6 7, 15 और 7 22, 22 और 20 42, 42 और 5 47 और 10 57, 57 और 6 63 और 1 64। इतने में ही चेक कर लेते हैं। देखिएगा इसको लिखा जाएगा 2 की घात 0, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की घात 1, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 4, ये होता है 2 की घात 5, ये होता है 2 की घात 6। अर्थात समस्त द्विपद गुणांकों का योग। द्विपद क्या होता था, a प्लस बी, यही तो होता था। या कह लो x प्लस वाई, कोई भी मान दे लो। a प्लस बी मैंने यहां लिखूं चाहे मैं x प्लस वाई लिखूं, उसकी घात कितनी दी जाती, n दी जाती थी। अब आपने क्या करना है, गुणांक का मतलब होता गुणा में अंक क्या है,
यहां गुणांक होता है 1, यहां भी क्या होता है 1। तो गुणांक ज्ञात करते समय जो भी अपने पास में ये टर्म दिए जाते हैं a b c d x y, इनका मान आपने क्या कर देना है 1 कर देना है। मतलब a बराबर 1 तथा b बराबर 1 रखें तो ये देखिए 1 और 1, 2 की पावर कितना हो गया n बन गया। जैसे x प्लस वाई है तो यहां पर x की जगह 1 करेंगे और y की जगह 1 करेंगे तो ये प्रसार के अंदर समस्त द्विपद गुणांकों का योग कितना बन जाएगा, यहां भी 2 की पावर n। देखिए n बराबर 0 है तो 2 की पावर 0, n बराबर 3 है तो 2 की पावर 3, n बराबर 5 है तो 2 की पावर 5। तो कहने का मतलब है द्विपद प्रमेय के प्रसार में समस्त द्विपद गुणांकों का योग दिए द्विपद की घातों के दिए द्विपद की जो घात होती है वो 2 की घात बना दी जाए, क्योंकि जो गुणांक आएंगे वो 1 और 1 रहते हैं, उनकी घात 2 की पावर n के क्या रहती है, बराबर रहती है। फिर से एक बार मैं इसको बोलना चाहूंगा कि मैंने अभी क्या देखा, और ये केवल द्विपद ही बात नहीं करूंगा, क्योंकि जो कंपटीशन में प्रश्न आता है वो कैसे रहता है, वो कह देता है x प्लस 2y माइनस 3z की पावर 11 के प्रसार में समस्त गुणांकों का योग बताइए। यानी इसका प्रसार करेंगे, ये त्रिपदीय व्यंजक है, द्विपद भी नहीं है, उसकी घात 11 का प्रसार कीजिए, फिर उसके अंदर जो द्विपद गुणांक बने उनका योग बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना, जब केवल गुणांकों का योग पूछा जा रहा है तो आपको जो चर राशियां दिख रही हैं x y z, जितने भी अल्फाबेट यहां दिख रहे हैं उनका मान 1 कर देना है। मतलब x की जगह क्या पुट करना है 1, y की जगह भी क्या करना है 1 और z की जगह भी क्या कर देना है 1। तो यहां लिख देंगे कि प्रसार में गुणांकों का योग, प्रसार में गुणांकों का योग बहुत ही सरल है। ये देखिएगा x की जगह 1 कर दिया तो 1 बन गया, y की जगह 1 रखेंगे तो यहां क्या बचेगा 2, z की जगह 1 करेंगे तो क्या बनेगा 3 की घात कितनी रहेगी जो दी गई है 11। बस x y z a b c d जो दिखाई दे रहे हैं उनकी जगह आपने 1 पुट कर देना है तो प्रसार में सभी गुणांकों का क्या आ जाता है योग। अब देखिए ये कितना बना 2 और 1 3, 3 माइनस 3 यानी 0, 0 की घात 11 मतलब 0। यानी इसके प्रसार के सभी गुणांक आप पूरा प्रसार कर लीजिए, जो आगे गुणांक है उनका जब आप योग करेंगे तो वो योग क्या हो जाएगा 0। अब देखिए फिर इस पर एक क्वेश्चन दे देता हूं, ये तो प्रसार में गुणांकों का योग हो गया कितना 0। फिर एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि भाई 3 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 4 गामा, या 3 गामा ही ले लेते हैं, 3 गामा की घात या गामा की घात दे देता हूं आपको 5 के प्रसार में गुणांकों का योग। लीजिए 3 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 2 गामा की पावर 5 के प्रसार में गुणांकों का योग बताइए। फिर वही तरीका, कुछ नहीं करना, अब अल्फा बीटा गामा के मान क्या कर देने 1 1 1, मतलब अल्फा हटा दो, बीटा हटा दो, गामा हटा दो, रकम क्या बची वो लिख लीजिए 3 प्लस 2 माइनस 2 की पावर 5, 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर 5 मतलब 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243। ये हमारा आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है। जो अल्फा बीटा गामा ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो मुझे दिखाई देंगे उन सबको मैं क्या कर दूंगा यहां 1 कर दूंगा, तो मेरे पास उस प्रसार के समस्त गुणांकों का योग प्राप्त हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए द्विपद गुणांकों के जो मैंने विशेषताएं लिखनी है उन विशेषताओं पर आता हूं। हेडिंग रहेगी हमारी द्विपद गुणांकों की विशेषताएं। द्विपद गुणांकों की विशेषताएं क्या रहीं, आप साइड में वो द्विपद गुणांक लिख लीजिए। जैसे n बराबर 5 है उस पर आता है 1 5 10 10 5 1। n बराबर 6 लिख लीजिए 1 6 15 20 15 6 1, कोई दिक्कत नहीं।
अब हम इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली विशेषता, ध्यान से देखिएगा, पहली विशेषता, सबसे पहले तो द्विपद गुणांकों की संख्या की बात होगी। अगर द्विपद की घात n है तो गुणांकों की संख्या उससे एक अधिक यानी n+1 होगी। द्विपद प्रमेय a प्लस बी की होल पावर n के प्रसार में कुल द्विपद गुणांकों की संख्या, कुल द्विपद गुणांकों की संख्या कितनी होती है? इस घात को देखिए, n है तो n+1 होती है, जितनी घात है उससे एक अधिक होती है। दूसरी बात, पहला प्रारंभ से, पहले इसको देख लेते हैं कि प्रारंभ से, तो ये सभी पॉइंटों में काम में आ जाएगा। जैसे आगे से तीसरा गुणांक 15 है तो पीछे से भी तीसरा गुणांक क्या है? 15 है। आगे से दूसरा गुणांक 6 है, पीछे से दूसरा गुणांक 6 है। यहां देखिए, आगे से तीसरा गुणांक 10 है तो पीछे से तीसरा गुणांक भी क्या है? 10 है। यानी प्रारंभ से तथा अंत से समदूरस्थ गुणांक यानी समान दूरी पर स्थित गुणांक सदैव समान होते हैं। यानी दूसरा पॉइंट है, a प्लस बी की होल पावर n के प्रसार में प्रयुक्त द्विपद गुणांक, प्रयुक्त द्विपद गुणांक कौन से? प्रारंभ से तथा अंत से समदूरस्थ गुणांक में प्रयुक्त प्रारंभ तथा अंत से समदूरस्थ गुणांक सदैव समान होते हैं। सदैव क्या होते हैं? समान होते हैं। तीसरी बात, a प्लस बी की होल पावर n के प्रसार में महत्तम द्विपद गुणांक, महत्तम द्विपद गुणांक, सबसे बड़ा द्विपद गुणांक हमेशा कौन सा होता है? देखिए, मध्य पद का। इधर से 3 छोड़ दो, इधर से 3 छोड़ दो, बीच वाला पद। यहां देखिए, ये सबसे बड़े हैं। इधर से 2 छोड़ दिए, उधर से 2 छोड़ दिए तो मध्य में आ गए। महत्तम द्विपद गुणांक सदैव मध्य पद के होते हैं, मध्य पद के होते हैं। चौथी विशेषता, a प्लस बी की होल पावर n के प्रसार में सदैव प्रथम द्विपद गुणांक और अंतिम द्विपद गुणांक का मान 1 होता है। क्यों होता है? क्योंकि पहला गुणांक तो होता है NC0 जिसका मान रहता है 1, और अंतिम द्विपद गुणांक होता है 1, उसका मान भी क्या होता है? NCn बराबर 1। तो लिखेंगे a प्लस बी की होल पावर n के प्रसार में प्रथम व अंतिम पद के द्विपद गुणांकों का मान सदैव 1 होता है। सदैव क्या होता है? 1 होता है। उसका कारण क्या है वो हम यहां लिख देते हैं, क्योंकि पहला द्विपद गुणांक होता है NC0 और अंतिम द्विपद गुणांक होता है NCn। इसको जब हल करते हैं तो हमेशा उत्तर क्या प्राप्त होता है? 1। तो गौर से देखिए क्या क्या विशेषताएं रही। द्विपद प्रमेय a प्लस बी की होल पावर n के प्रसार में टोटल द्विपद गुणांकों की संख्या, जैसे n बराबर 6 है तो गुणांक होंगे 7, 3 आगे 3 पीछे और 1 बीच का, कितने हो गए जी? 7। n बराबर 5 है तो देखिए 3 आगे है और 3 पीछे है तो कितने हो गए गुणांक? कितने? 6। अगर घात n है तो गुणांक कितने होंगे? n+1। घात से एक अधिक a प्लस बी की होल पावर n के प्रसार में प्रयुक्त प्रारंभ से तथा अंत से समदूरस्थ गुणांक, समदूरस्थ द्विपद गुणांक, किसकी बात कर रहे हैं हम? समदूरस्थ द्विपद गुणांक जो NC0, NC1, NC2 के मान है, वो द्विपद गुणांक सदैव क्या रहते हैं? समान रहते हैं। जैसे आगे से तीसरा 15 तो पीछे से तीसरा भी 15।
a प्लस बी की होल पावर n के प्रसार में महत्तम द्विपद गुणांक, सबसे बड़ा द्विपद गुणांक हमेशा किसका होगा? मध्य पद का होता है। a प्लस बी की होल पावर n के प्रसार में प्रथम व अंतिम पद के द्विपद गुणांकों का मान हमेशा ही क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि पहला द्विपद गुणांक NC0 होता है, उसका मान 1 होता है। अंतिम द्विपद गुणांक जो होता है वो भी NCN होता है, उसका मान भी कितना होता है? 1। और NC0 और NCN क्या रहते हैं? बराबर। बराबर कौन से होते हैं सी में? कि इन दोनों का योग, नीचे वाले दोनों टर्म का योग अगर इसकी यानी जो ऊपर मान लिखा हुआ उसके बराबर आ जाए तो ये हमेशा क्या रहते हैं? बराबर। जैसे 10C 2 लिखा है तो 10C इन दोनों का योग 10 होना चाहिए तो बराबर होगा। यहां 2 आ चुका तो कितना और लगा दूं? 8। तो 8 और 2 10 इसके बराबर हो गया, तो इनके मान भी क्या रहेंगे? समान रहते हैं। आप देखिएगा, अब आगे हम बात करेंगे दूसरे द्विपद गुणांक की। कि a प्लस, पांचवा पॉइंट है हमारा, a प्लस बी की होल पावर n के प्रसार में प्रारंभ से दूसरा यानी द्वितीय व अंत से दूसरा द्विपद गुणांक, प्रारंभ से दूसरा द्विपद गुणांक और अंत से दूसरा द्विपद गुणांक का मान सदैव द्विपद की घात n के बराबर होता है। सदैव द्विपद की घात n के बराबर होता है। देखिए, जैसे n बराबर 6 था यहां, तो प्रारंभ से दूसरा भी 6 है और अंत से दूसरा भी 6 है। और उसका कारण क्या रहता है? कि आगे से दूसरा गुणांक ये तो होता है 6C0, तो ये हुआ 6C1, पीछे होता है 6C6, तो उससे पहले आता है 6C5। कहने का मतलब है NC1 ये होता है आगे से दूसरा द्विपद गुणांक, तो अंत से दूसरा क्या होता है? NC, इसमें से इसको घटा दीजिए, N-1। इन सदैव किसके बराबर होता है? दिए द्विपद की घात यानी n के बराबर होता है। यही हमारा पांचवा पॉइंट है। अब छठवें पॉइंट पर आते हैं, वो सीधा ही है, a प्लस बी की होल पावर n के प्रसार में प्रयुक्त समस्त द्विपद गुणांकों, प्रयुक्त समस्त द्विपद गुणांकों का योग। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, जब भी सभी द्विपद गुणांकों का योग पूछा जाए तो हमें क्या करना होता है? a b c d x y z जो भी दिखाई देता है उनकी जगह 1 लिख देना है। a की जगह भी 1 और b की जगह भी 1। 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। 2 की पावर n हो जाता है। समस्त द्विपद गुणांकों का योग 2 की पावर n के बराबर होता है। अब देखिएगा अगला पॉइंट, अगर a माइनस बी की पावर n के प्रसार की बात करें, n के प्रसार में समस्त द्विपद गुणांकों का योग, समस्त द्विपद गुणांकों का योग क्या बनेगा? a की जगह 1 कर दीजिए, b की जगह 1 कर दीजिए, 1 में से 1 गया 0। 0 की घात कुछ भी लीजिए तो उत्तर क्या आएगा? 0। द्विपद गुणांकों का योग 0 होता है। चेक कर लेते हैं, देखिएगा अगर n बराबर 6 है और ये a माइनस बी का प्रसार होता तो केवल क्या चेंज होता? पहला प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का। तो हम यहां लगाकर देखते हैं, देखिएगा पहला प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस करो, फिर माइनस करो, फिर प्लस करो, फिर माइनस करो, फिर प्लस करो। तो देखो जरा, प्लस के जोड़ लेते हैं, 1 इधर भी 1, 15 इधर भी 15, तो 15 और 1 16, पीछे भी 15 और 1 16, 16 और 16 हो गए 32। अब माइनस के काउंट कर लेते हैं, माइनस के 6, माइनस के 6, माइनस के हो गए 12 और माइनस के 20, ये हो गए तो फिर माइनस के 32। 32 में से 32 गया तो कितना बचा? 0। अगर n बराबर 5 होता
तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का। -10 + 10 को काट रहा है, -5 + 5 को काट रहा है, 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, तो उत्तर कितना होगा? 0। तो क्लियर हो गया जी कि a - b की होल पावर n के प्रसार में समस्त द्विपद गुणांकों का योग क्या रहता है? 0 रहता है। तो ये थी हमारी द्विपद गुणांकों की विशेषताएं, और शेष चर्चा हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों।